मेरे खानदान के सारे लोग दुनिया में जितनी जेलें हैं ना उसमें भरे हुए एडमिट हैं सब। बेटा ये खबर पहुंची और तुम लोग गायब, समझ गए ना? नमस्कार, मैं हूं अरुणेश कुमार। यंग तरंग में आप सभी का स्वागत है। करियर कोच, आज इस कार्यक्रम में हमने जिस कोच को इनवाइट किया है, उन्होंने अपने विविध रंगों से, जी हाँ, अपने अभिनय के विविध अलग अलग रंगों से टीवी की दुनिया को, थिएटर की दुनिया को और फिल्मों की दुनिया को सजाया है। उनकी एक्टिंग ने दर्शकों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ी है। चाहे इनमें से अनारकली ऑफ ऑरा जो कि एक फिल्म थी, उसका किरदार हीरामन तिवारी का हो, या फिर सलमान खान की फिल्म भारत में चौरसिया की बात हो, या फिर जॉली एलएलबी में वासु के कैरेक्टर की बात हो। और इतना ही नहीं, हाल ही में उनकी फिल्म लूडो भी रिलीज हुई है और उनके किरदार की बेहद तारीफ हो रही है। उन्होंने अपनी शुरुआत थिएटर से की और फिर टेलीविजन में भी आए। हर शाख पर उल्लू बैठा है, ये उनका बहुत ही चर्चित सीरियल रहा है। इसके अलावा और भी कई सीरियल्स में भी उन्होंने काम किया है। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपनी मेहनत के बल पर, अपने टैलेंट के बल पर दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में उनको एडमिशन मिला। वहां से उन्होंने अभिनय की बारीकियां सीखी और ऐसे में एक्टिंग में करियर बनाने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, तब जाकर कहीं आपको सफलता मिलती है। इन सब मुद्दों पर करेंगे बात। बने रहिए आप हमारे साथ और स्वागत कीजिए इश्तियाक खान का। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार सभी को। तो इश्तियाक भाई, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे और आपको बधाई भी देना चाहेंगे कि आपकी हाल ही में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लूडो फिल्म रिलीज हुई है, जो दर्शकों को बेहद पसंद आ रही है, यूथ को खास तौर पर बेहद पसंद आ रही है। और इस पर मेरा सवाल आपसे ये है कि इस फिल्म में अनुराग जी हैं जो डायरेक्टर भी हैं, उन्होंने नरेट भी किया है। पंकज त्रिपाठी जी हैं, एक उम्दा कलाकार। वहीं पे अगर स्टार्स की बात करें तो अभिषेक बच्चन है, राजकुमार राव हैं। और तो इन सारे दिग्गजों के साथ जब आपने काम किया तो आपको क्या सीखने को मिला, कैसा अनुभव रहा आपका? देखिए, अनुराग बासु जी जो हैं वो ऐसे डायरेक्टर हैं जिनके साथ काम करने के लिए हर एक्टर चाहता है, उसके ख्वाब होते हैं कुछ ऐसा, कोई ऐसा डायरेक्टर हो जो बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो, जिसकी सोच अलग हो, जिसका अंदाज ऐसा हो लोग देखना चाहे। तो मेरी भी ऐसी इच्छा थी कि अनुराग सर से कभी मुलाकात हो जाए या मिल जाए काम करने का मौका। और हुआ ये कि अचानक से उनके ऑफिस से फोन आया और उन्होंने बोला कि आपसे मिलना चाहते हैं अनुराग सर। तो होता है कि आपका माइक म्यूट हो गया शायद। जिसकी आप चाह कर रहे होते हैं और वो अचानक से आपके पास आ जाता है तो बड़ी खुशी होती है। रहा सवाल अनुभव का, तो हर इतने डायरेक्टर हैं अलग अलग प्रकार के, उनके साथ काम करके, इनके साथ काम करके सबका अलग अलग अनुभव होता है, सबका काम करने का अंदाज अलग होता है। तो इनका अंदाज कुछ, क्योंकि वो ये थिएटर से है, संगीत की इनको अच्छी पकड़ है, तो वही नजर आता है। जैसे कि हम लोग जब थिएटर की तैयारी करते थे, नाटक की तैयारियां करते थे, तो आपस में बहुत घुल मिल जाते थे। काम के अलावा भी कई बातें किया करते थे, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, हर प्रकार की बातें होती थी।
ठीक वैसे ही अनुराग सर का है, सिर्फ काम की बात उनके साथ नहीं हुई मेरी, इसके अलावा भी बहुत सारी बातें होती थी। इसका जो असर हुआ वो हमारे काम में हुआ। उनसे घुलना मिलना हमारे कैरेक्टर के लिए बहुत अच्छा रहा, क्योंकि एज एन एक्टर हमारी घबराहट जो है वो खत्म हो गई। बिल्कुल। तो यहाँ पर दरअसल आपको मैं ये भी बता दूं, जो भी हमारे साथ ऑडियंस के तौर पर आपके कुछ फैंस जुड़े हुए हैं और ये सब मीडिया के स्टूडेंट्स हैं, थिएटर भी करते हैं कुछ और आगे चल के जर्नलिज्म में भी जाना चाहते हैं और मौका मिला तो थिएटर में के अलावा बॉलीवुड में भी अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं। तो मैं इन लोगों को ये बताना चाहता हूँ और बाकी जो हमारे दर्शक हैं उनको भी, कि आप मध्य प्रदेश के एक छोटे से जिले पन्ना से आते हैं। तो पन्ना से आपकी शुरुआत हुई, इसके बाद आप भोपाल आए और फिर आपकी जर्नी पन्ना से भोपाल होते हुए, दिल्ली होते हुए मुंबई तक पहुंच गई। तो आप अपनी इस जर्नी को कैसे देखते हैं? कितनी संघर्षपूर्ण रही आपकी ये यात्रा और कितनी सफल रही? संघर्ष तो देखो हर कलाकार, हर व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ होता है, खास तौर से जो छोटे शहर से आते हैं, जिनकी आर्थिक जो स्ट्रक्चर होता है वो कम होता है, मतलब वो इतने अच्छे परिवार से नहीं आते हैं, जिनके पास अच्छा पैसा है और जो कुछ भी चीजें कर सकते हैं, तो उनके लिए स्ट्रगल काम के, कला के अलावा भी बहुत कुछ होता है। बिल्कुल। तो वही हमारे साथ हुआ, क्योंकि छोटे शहर में इंग्लिश का होना, इंग्लिश में बात करना ये बहुत मुश्किल से, क्योंकि हम अभी बहुत ज्यादा इंग्लिश चारों तरफ लोग उसको लर्न करने लगे हैं, बोलने लगे हैं। पहले जब हम पन्ना में थे, आज से 2000 की बात है, उस समय इंग्लिश का इतना चलन नहीं था हमारे उधर। तो जब हम बाहर निकले तो सबसे ज्यादा स्ट्रगल इसी चीज का आया कि सामने वाले जो लोग थे वो इंग्लिश में बात करते थे और हम हिंदी या बुंदेलखंड में बात करते थे। तो उससे होता ये था कि आधी बात समझ में आती थी, आधी नहीं आती थी, और एक ऐसी भी मानसिकता थी लोगों की कि लोग अगर इंग्लिश में नहीं बोल रहा है व्यक्ति तो उसको उस हिसाब से तवज्जो नहीं मिलती। 1-1.5 साल सबसे ज्यादा इसी में हमारा दिमाग लगा रहता था कि कैसे इसको लर्न करें, इंग्लिश कैसे सीखे, ताकि एक रिसीविंग जो इंसान का है नजरिया वो हमें मिल जाए। लेकिन एक समय के बाद जब काम बहुत स्ट्रांग होने लगा हमारा, तो इंग्लिश सीखने की जरूरत नहीं पड़ी। सीखी हमने बाद में, लेकिन इसलिए नहीं सीखी कि लोग हमें तवज्जो दें या लोग हमें इंग्लिश बोलते हैं इसलिए रेस्पेक्ट करें, समझे। तो ये बाद में पता चला कि भाई इंग्लिश बोलना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है आपका काम, आप जो काम कर रहे हैं उसमें दक्षता इम्पोर्टेंट है। इश्तियाक भाई, माया नगरी मुंबई में अपना करियर बनाने के लिए लाखों लड़के और लड़कियां मुंबई जाते हैं और सोचते हैं कि वो अपने सपनों को सच कर पाएंगे, चाहे वो एक्टर के तौर पर हो, एक्ट्रेस के तौर पर हो या पर्दे के पीछे काम करना हो। और आजकल तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स भी आ गए हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, OTT का प्लेटफॉर्म है। तो ऐसे में आपसे मेरा बस सीधा सवाल ये है कि एक अच्छा एक्टर बनने के लिए आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए ताकि माया नगरी मुंबई में आपका सपना सच हो सके? सबसे बड़ी बात है कि आपकी अपनी क्वालिटी होना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब आपका अपना होगा तो दुनिया में किसी का नहीं होगा। जब दुनिया में किसी का नहीं होगा तो वो यूनिक हो जाएगा। बिल्कुल। तो आप अपनी चीज लेके इधर आए और इतना स्ट्रांग उस पर बिलीव करें कि लोगों को लगे कि हाँ यार, ये जो कर रहा है, ये जो स्टाइल दे रहा है, ये कभी जीवन में पर्दे पे देखी नहीं किसी ने, या इस तरीके की स्टाइल या इस तरीके की अभिनय शैली, इसका कुछ अपना अंदाज है। तो उसमें होता ये है कि आप 1000 लोगों में से अपना एक लेके आते हैं तो वो आप सिंगल होते हैं, आप 1000 लोगों में नहीं खड़े होते। यही भीड़ में आपकी अलग पहचान बनती है। हाँ, और वो बनती तभी है जब आप
मान लीजिए हम बुंदेलखंड से हैं बिल्कुल और बुंदेलखंड में बुंदेलखंड की जो बातें करने का अंदाज है, जो बातों में चुटीलापन है, अगर हम वो भूल जाएं और नकलीपन ओढ़ के आए, या जो होता है कि जब बोल लेता है, जब आदमी ज्यादा पढ़ लेता है तो अधिकतर ज्यादा बातें करने लगता है वो, मौलिकता भूल जाता है। मैं बिल्कुल तेरा ऐसा, तू ऐसी, मैं ऐसा, और मालूम है अल पचिनो, रॉबिन ड्रिलो, और ऐसी कुछ बातें होने लगती हैं, तो आपकी मौलिकता खत्म हो जाती है। जैसे ही आपकी मौलिकता खत्म हो जाती है तो उस टाइप के लोग जो वैसे आते हैं तो उस भीड़ में आप शामिल हो जाते हैं। बिल्कुल। तो आप हमें ये बात ये बताइए कि अगर एक अच्छा एक्टर बनना है तो क्या ये जरूरी है, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि हमारे यूथ के बीच में बहुत ही ग्लैमरस कैरियर माना जाता है, नेम फेम और मनी आपको सब कुछ मिलता है अगर आप सक्सेसफुल एक्टर बन जाते हैं। तो ऐसे में छोटे छोटे शहरों से लेकर बड़े शहरों तक बहुत से प्राइवेट एक्टिंग के इंस्टीट्यूट खुल गए हैं जो कि आपको एक्टर जी बनाने जी, के नाम पर अच्छे खासे आपसे पैसे वसूलते हैं, पैसे बल्कि मैं लेते यूं हैं। कहूं कि लूटते हाँ हैं। और ऐसे हाँ में हाँ, हर किसी को तो एनएसडी में या एफटीआईआई पुणे में एडमिशन मिल नहीं पाता है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर आपको एक अच्छा एक्टर बनना है, एक सक्सेसफुल एक्टर बनना है, तो क्या जरूरी है कि आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लें? ऐसा जरूरी नहीं है। आप उस शहर या आपके शहर में नहीं होता है तो कोई ऐसे शहर में जहाँ अच्छे थिएटर के डायरेक्टर हैं, जो अच्छा पढ़ा लिखा रहे हैं लोगों को, अच्छे से सीरियसली नाटक कर रहे हैं, तो आप उनसे भी जुड़ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप पैसा दे के ही सीखें। जैसे हमारा देख लीजिए, पन्ना बिल्कुल शहर में देवेश मिश्र, सतीश शर्मा, इन लोगों का नाट्य ग्रुप इप्टा ये लोग चलाते थे। और हम जब इन लोगों से जुड़े तो कोई पैसे की बात ही नहीं थी। बिल्कुल। अच्छा, अच्छे हमने से हमने ये भी सुना है कि जब आप नए नए मुंबई में आए थे तो आपकी पर्सनालिटी को देख करके कई लोग आपको आपकी तुलना राजपाल यादव से करने लग गए थे, जी और जी ये जी चाहते थे कि जैसे राजपाल यादव कॉमेडी करते हैं, अच्छे एक्टर हैं, वो भी छोटी जगह से आए हाँ हुए हैं और काफी सक्सेसफुल हैं हाँ वो भी। तो आपसे जी जी प्रोड्यूसर्स की डिमांड होती थी कि आप भी राजपाल यादव जैसा कुछ करके दिखाइए, उनके जैसे जी एक्टिंग कीजिए, उनके जैसे जी जी कॉमेडी कीजिए। और तब आपका जवाब ये होता था, जो भी मेरी रिसर्च है उसके मुताबिक, कि मुझे हाँ दरअसल कॉमेडियन नहीं, मुझे एक एक्टर बनना है, इसलिए मुझे हाँ राजपाल हाँ की हाँ, छवि में मत देखिए। उसके बारे में बिल्कुल। कुछ बताइए। हाँ, होता ये था कि मान लीजिए किसी के पास पहुंचा मैं, कास्टिंग डायरेक्टर या डायरेक्टर के पास, तो पहला तो सोच ये होती थी कि भाई राजपाल हिट है, इसलिए शायद इसने अपना कटकाठी देखा इसलिए उठ के आ गया ये। पहले तो ये दिमाग में आता था। फिर जब ऑडिशन लेते थे तो वो दिमाग से वो चीजें हटती थी उनकी। लेकिन उनका ये होता था कि भाई राजपाल को नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि वो इतना पेमेंट लेते हैं, तो उसका ऑप्शन ढूंढते हैं। तो चलो ठीक है, इश्तियाक को ले लेते हैं, इससे वही करवा लेंगे। और बिल्कुल हमारी ये जिद थी कि राजपाल सिंगल हैं, उनके उनका अपना अस्तित्व है। हम बिल्कुल दूसरा नहीं बनना चाहते कि दूसरे राजपाल, अरे मालूम है तुम बिल्कुल राजपाल, दूसरे राजपाल हो। हम ये नहीं चाहते थे। हम चाहते थे कि आप इश्तियाक हो, बिल्कुल आपकी अपनी अच्छे पहचान हो हो। या अच्छे हो या बुरे हो, बिल्कुल आपकी अपनी अपनी पहचान होनी चाहिए। और इसके लिए बड़ी मशक्कत करना पड़ी, अपने आप को अलग दिखाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ी, क्योंकि वो आसान था हमारे लिए मान जाना कि हाँ ठीक है हम ऐसा कर लेते हैं। और हो सकता है कि हमारे पास गाड़ी घोड़ा पहले आज से 10 साल 5 साल पहले आ जाता, सब कुछ हो जाता। लेकिन बिल्कुल एक एक अलग प्रकार का स्ट्रगल है, आपको काम मिल भी जाता है और उसके बाद भी आप जैसा करना चाहते हैं उसके लिए भी एक स्ट्रगल होता है। वो बहुत घातक होता है और बहुत तकलीफ दे होता है, क्योंकि आपके पहले तो आपके पास जब चीजें नहीं होती हैं तो आप उतने ज्यादा परेशान नहीं होते, आप उसको ढूंढ रहे होते हैं। जब आपके बिल्कुल सामने रखा होता है खाना या कोई भी चीज और आपको लगता है कि पेट भर ले इससे, उस समय छोड़ना बहुत कठिन होता है, क्योंकि बिल्कुल लेकिन आपको चाहिए कुछ और, आपको दिया जा रहा है कुछ और। कुछ और बिल्कुल। आपका पेट भर जाएगा लेकिन हाँ हाँ, आपको आपको वो संतुष्टि आपको नहीं खाना कुछ मिलेगी, और है। मान बिल्कुल। लीजिए पपीता की इच्छा है, हाँ हाँ तो उस समय छोड़ना, भूखे पेट हाँ रह के
छोड़ना बहुत कठिन बात होती है। बिल्कुल, मैं तो समझ वो गया आपकी ज्यादा बात। स्ट्रगल वाला पीरियड था हाँ, हमारा। तो इसीलिए आपने अपनी अलग से इमेज बनानी चाहिए, आपने अपनी पहचान खुद की बनानी चाहिए, और ये बहुत अच्छी बात है, आपने स्ट्रगल भी बहुत किया। और फिर धीरे-धीरे जब रिजेक्शंस के बारे में बताइए, क्योंकि आपको भी मुझे मालूम है कि स्टार्टिंग में जब आप बिल्कुल स्ट्रगल कर रहे थे, तो आपको भी रिजेक्शन का दौर झेलना पड़ा होगा, और आप डिप्रेशन में नहीं गए, बल्कि आपने उसको एक जीत के रूप में लिया कि हाँ, मैं तो कुछ बन के दिखाऊंगा, मैं हताश या निराश नहीं हो पाऊंगा। और तब आपको टीवी पर ब्रेक मिला, तो टीवी पर पहला ब्रेक जी कैसे मिला, और रिजेक्शन को आपने कैसे लिया? देखिए, रिजेक्शन जब मैं आया इधर, तो क्योंकि एनएसडी से पास आउट था, बहुत लंबी जर्नी थी हमारी थिएटर की, और एक रिस्पेक्ट था हमारा थिएटर में। जब इधर आए तो लाइन लगानी पड़ी। कई ऐसे लोगों के साथ भी जिनको हमने पढ़ाया, जिन्होंने हमसे सीखा, वो भी लाइन में लगे, हम भी लाइन में लगे, और कभी कभी ऐसा भी हुआ कि उनको बुला लिया, हमें नहीं बुलाया। तो कुछ दिन के बाद समझ में आ गई बात कि ये इसलिए नहीं किया गया कि आपको पहचानते हैं लोग, वो तो अनजान लोग हैं। बिल्कुल। तो तो अनजान लोग आपको दूर से देखते हैं, और ये देखते हैं कि हमारे इधर फिजिकल कास्टिंग पहले होती है, हम्म, आपसे बाद में बात करते हैं लोग। आपकी एज, आपकी फिजिकल, आपकी पर्सनालिटी क्या है, वो देख के कास्टिंग होती है। और यानी 90% टैलेंट से ज्यादा कास्टिंग लुक ऐसे ही मैटर होती है। करता है। हाँ, तो एक समय के बाद समझ में आया कि भाई इनको इस टाइप के कैरेक्टर एक्टर नहीं चाहिए, या इस जैसे मान लीजिए कहीं 18 साल की लड़की की कास्टिंग हो रही है, कोई एक कैरेक्टर है 18 साल, और हम पहुंच गए 30 साल के, तो जाहिर सी बात है कि वो ले ही नहीं, वो चाह कर भी हमारा ऑडिशन नहीं ले सकता, क्योंकि बिल्कुल। उन्हें 18 साल के लड़का चाहिए। तो वो एक समय के बाद पता चला कि नहीं, कुछ रीजन अलग अलग, मना करने के अलग अलग रीजन होते हैं, और वो इतने सारे रीजन हैं कि अगर उस पर बात की जाए तो कम से कम 1.5 से 2 घंटे उस पर लग बहस हो जाएगा। सकती है, तो बात हो टीवी पे सकती आपको है। पहला ब्रेक कैसे मिला? टीवी पर मेरे ब्रेक अश्विनी धीर जो है, जिन्होंने लापतागंज बनाया, हाँ जी। ऑफिस ऑफिस लिखा, बड़े अच्छे व्यंग्यकार हैं, और व्यंग पर ही उनकी दक्षता है। वो उन्होंने मुझे पहला काम दिया। तो एक सीरियल था जुगाड़ू लाल, हम्म। वो भी एक व्यंग पे आधारित था कि कैसे जुगाड़ से लोग काम करते हैं। और बिल्कुल। जुगाड़ू लाल, जुगाड़ से पैदा हुआ, और तो जुगाड़ ही करता रहता था वो। हाँ, और तो इंडिया वो वैसे भी एपिसोड बहुत में ही हर जुगाड़ वाला एपिसोड, देश कहा जाता है, कि इंडिया में जुगाड़ टेक्नोलॉजी बहुत चलती हाँ है ना। और आपके मैंने जो कॉमेडी के एक्सप्रेशंस देखे हैं, आपके चेहरे के हाव भाव देखे हैं, मुझे याद है कि आपका जो है बहुत अच्छा, हर शाख पर उल्लू बैठा है, उसमें जो आप नेताजी के जी जी, साले बने होते हैं, बहुत अच्छा आपका रोल था वो। और इसके अलावा आप खुद वो भी बुंदेलखंड से हैं, तो बुंदेलखंड जी, वाली भाषा पर आधारित एक आपका है कि गुड़िया हमारी जान से प्यारी। सब पे इस भारी, सीरियल पर भी हाँ बहुत अच्छा हाँ आपने काम किया है, तो मुझे आप अपना अनुभव हाँ। बताइए, दोनों सीरियल में काम करने का कैसा रहा? देखिए, वो तो हमारी मातृभाषा, जो जहाँ हम पढ़े बढ़े, गुड़िया हमारी सब पे भारी, जान से प्यारी, जय सब पे भारी। वो तो एक ऐसा कैरेक्टर, हाँ हाँ, सब पे भारी, वो बहुत अच्छा सीरियल। उसमें बुंदेलखंड बुंदेली बोलना थी, जो हमारी पकड़ है उसमें, तो वो एक एक्सपीरियंस अलग था। लेकिन जो ये है, क्या नाम इसका, मजाक हर्षात पर। टुल्लू बैठा है, जी जी। क्योंकि हम इप्टा से हैं, और हमें हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, ये राइटर बहुत ये पसंद सारे है। बड़े नाम एक हैं जिन्होंने आपको ट्रेन किया। हाँ, नहीं, इनकी तो हरिशंकर परसाई और शरद जोशी की तो व्यंग रचनाएं पढ़ी हैं हमने, हाँ जी और वो जी। पसंद है। हाँ, तो ठीक वैसे ही अश्विनी धीर ने ये हर्षात टुल्लू बैठा है, राजनीतिक कटाक्ष पे सीरियल लिखा था। तो वो इतना अच्छा एक्सपीरियंस था हमारे लिए, क्योंकि जैसा काम हम करना चाह रहे थे वैसा काम करने का मौका मिला। ये थॉट लेवल पे बिल्कुल। हमारा मानना है कि कला ऐसी होनी चाहिए जो समाज को कुछ दे, बिल्कुल। सामाजिक बुराइयों को हंसते हंसते बोल जाए। और ये सीरियल ऐसा था कि हमने, कॉमेडी होती है, हर प्रकार के काम होते हैं, लेकिन व्यंग्यात्मक जो कॉमेडी होती है वो बहुत कम हो रही है फिल्म इंडस्ट्री में। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब मैं टीवी से और फिल्मों हर्ष, की दुनिया में
फिल्मों की जी दुनिया जी में आ जाता हूँ। आपने जो है सुपरस्टार्स और शाहरुख खान, किंग खान कहा जाता है, बॉलीवुड के बादशाह हैं, बहुत बड़े स्टार हैं वो, उनके साथ जीरो फिल्म की। हालांकि फिल्म ज्यादा नहीं जी चली, जैसा नाम वैसा काम, हाँ लेकिन लेकिन आपकी एक्टिंग हाँ की बहुत उसमें तारीफ हुई। आपने उसमें एक म्यूजिशियन का किरदार निभाया था, जो म्यूजिक जी ग्रुप चलाता है और लोगों को काम हाँ दिलाना का काम करता है। तो पहले, और मुझे ये भी मालूम है कि आपको म्यूजिक में इंटरेस्ट भी बहुत है, आप जी सिंगिंग जी भी जी करते हैं जब भी मौका मिल जाता है आपको। हाँ तो मेरा सवाल हाँ आपसे ये है कि शाहरुख खान के साथ काम करके आपको कैसा अनुभव रहा, और वहीं सलमान भाई के साथ, सलमान खान भी बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, उनके साथ आपने भारत जी फिल्म की, तो गोविंदा के जी साथ भेजा फ्राई भी की। गोविंदा भी अपने जमाने हाँ के बल्कि बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, कॉमेडी के किंग हैं, और उनकी हाँ टाइमिंग हाँ को बहुत लेकर बहुत अच्छी बात कही जाती है। तो आपने ये जो हम्म स्टारडम है, जो कि आप एक्टर हैं और ये लोग बहुत बड़े स्टार हम्म हैं, तो हम्म आपने इनसे क्या हम्म। सीखा, और इन लोगों का बिहेवियर आपके प्रति कैसा था, कैसा अनुभव रहा? देखिए जो शाहरुख जी हैं वो तो हर चीज पे ध्यान देते हैं, और उनका सबसे अच्छी बात ये होती है कि वो सेट पे हर एक्टर से, हर टेक्नीशियन से, हर किसी से मुखातिब होते हैं, आते हुए बात करते हैं। उसके बाद क्या सीन है, कैसा करेंगे आप, बहुत प्रेम से, कि तू तड़ाक करके बात नहीं करते हैं, सामने वाले से आप करके बात करते हैं। तो अ, जैसे ही आपके साथ कोई हम्बल होकर बात करता है, कोई बड़ा स्टार, तो आपकी झिझक वैसे ही खत्म हो जाती है। बिल्कुल। और है ना? सलमान भाई के साथ और क्या गोविंदा जी के साथ सल, क्या सीखा? सल, सलमान भाई के साथ हमने भारत में ज्यादा काम किया बनस्पत शाहरुख जी के साथ। लेकिन सलमान भाई के साथ ज्यादा बातें नहीं हो पाई। उसका कारण ये था कि एक बड़ा सेटअप था, याद करने की एक हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था कि कैसे याद करें सीन, क्योंकि बहुत बड़े बड़े थे। बाद में हालांकि कट गए, वो कुछ आए उसमें। तो सलमान भाई के साथ सिर्फ काम पर ही बात हुई, जितनी देर तक काम करते रहे उतनी देर तक बात हुई। उसके जी बाद वो क्योंकि वो उनको घेर लेते थे लोग, उनको उधर से निकलना होता था, ऐसी जगह बैठना होता था जहां लोग पकड़े नहीं, क्योंकि दिल्ली में शूट हो रहा था। जी जी। और भेजा तो फ्राई वो में, आफत भेजा फ्राई जो फिल्म थी उसमें नहीं, गोविंदा जी, भेजा फ्राई नहीं, फ्राइडे। हाँ फ्राइडे, फ्राइडे माफ कीजिएगा, हाँ। जी 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 जी। तो उनके साथ काम करने गोविंदा का जी के अनुभव साथ, कैसा रहा? उनके साथ काफी समय बिताया, क्योंकि वो लंबा काम था हमारा उनके साथ। और सीखने का मौका ये मिला कि किस तरीके से, जैसे क्योंकि मैं भी इम्प्रोवाइज बहुत करता हूँ बिल्कुल। काम करते वक्त। गोविंदा जी भी उसमें माहिर हैं। तो और आपने बचपन से गोविंदा हम जी से उनके भी बहुत उनके कुछ फैन सीखने को हैं। मिला आपको? हाँ, ये सीखने को मिला कि कैसे आप टाइमिंग कैसे सेट करते हैं। आप कुछ भी इम्प्रोवाइज करें, लेकिन उसी टाइमिंग में, उसी वक्त में कैसे खत्म करेंगे, और उस टॉपिक को थोड़ा ऐसा नहीं कि कहीं और ले जाएं आप, वही बिल्कुल। टॉपिक रहे। वो बिल्कुल इम्पोर्टेंट बात काम है होती है। उनका, तो जो सीखने को मिला। हाँ अच्छा अच्छा, तो हमने थिएटर की बात की, टेलीविजन की बात की, फिल्मों की बात की, बड़े बड़े सुपरस्टार्स की भी बात की, आपके स्ट्रगल की बात की। अब हम थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आजकल जी ओटीटी जी जी। प्लेटफॉर्म्स की बहुत ज्यादा धूम है, और बहुत अच्छी अच्छी वेब सीरीज हाँ बन रही हैं, और हम्म, एक्टर्स, राइटर्स और आप जैसे, मतलब जितने भी स्ट्रगलिंग एक्टर्स हैं, उनको एक नया मौका मिल रहा है, एक नया प्लेटफॉर्म मिल रहा है कि किसी भी वेब सीरीज में उनको एज एन एक्टर, एक्ट्रेसेस, या फिर पर्दे के पीछे के आप राइटर्स वगैरह, टेक्नीशियंस वगैरह का काम आपको मिल रहा है। तो ये सब तो इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हो गए। लेकिन अगर हम निगेटिव पॉइंट्स की बात जी करें, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये मान के चलते हैं कि जो जी कंटेंट दिखाया जाता है, जो डायलॉग्स होते हैं, जो सीन्स होते हैं, और उनकी आलोचना की जा रही है, क्रिटिसाइज हो रही है। हाल ही में अगर देखें तो नेटफ्लिक्स की ए सुटेबल बॉय की कंट्रोवर्सी आपको पता ही होगी। तो मेरा हम्म। आपसे ये मानना है, आपसे ये सवाल करना है कि आपको लेकर आप क्या सोचते हैं इस बारे में, कि क्या कोई सेंसरशिप ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए होनी चाहिए या नहीं, जैसा कि फिल्मों में है? देखिए, अगर सेंसरशिप ओटीटी में है, तो वो बहुत ही ऐसा होना चाहिए कि
जो फिल्मों में दिक्कतें आती हैं, बहुत से कई ऐसे टॉपिक होते हैं जो फिल्म वाले नहीं बना पाते हैं। तो ऐसा ना हो कि ओटीटी में भी ऐसा हो जाए कि वो चीज़ें जो अडल्ट लोग देख सकते हैं, जो ऐसी चीज़ें जिनकी बात होनी चाहिए हमारे समाज में, अगर वो ओटीटी से भी बंद हो जाएगी तो फिर मामला जो है तो ये आपका गड़बड़ हो डिप्लोमेटिक जाएगा। आंसर हुआ, आप फेवर में हैं कि सेंसरशिप होना चाहिए, क्योंकि कई बार न्यूडिटी को ही क्रिएटिविटी मान लिया गया है। अगर आप गाली लिखेंगे तभी वो डायलॉग सक्सेसफुल माना जाएगा। और बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? आजकल के बच्चे बहुत तेज हो गए हैं, वो टीनेजर्स हैं, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, लेकिन वो अपना फर्जी जीमेल आईडी बना के देखिए अपने आप को 18 साल से ऊपर का दिखाते हैं और मिर्जापुर देखते हैं। तो देखिए हम असर ये पड़ता मान है कि नहीं उन पर? देखिए देखिए हम ये मानते हैं कि जब मिर्ज़ापुर नहीं आई थी या ओटीटी नहीं था, तो बचपन में कौन गाली सिखाता था उनको? समाज। बिल्कुल। भाई फिर फिल्मों में तो नहीं आती थी, है ना? फिल्मों में तो ये आता नहीं था, बिल्कुल, तो लेकिन कौन समाज सिखाता था? हमारा में वो समाज। आपकी बात सही है, देखिए लेकिन फिल्मों, देखिए फिल्में हैं जो वो बहुत बड़ा एक माध्यम है और हमारे हमारा ये समाज के मानना लिए, है। मास मीडिया के लिए बहुत बड़ा माध्यम है। ठीक है ना? फिल्मों को समाज का आईना कहा जाता है। तो जैसा फिल्मों में दिखाया जाएगा, जैसा ओटीटी प्लेटफॉर्म में दिखाया जाएगा, तो जो ग्रोइंग एज के बच्चे हैं ना, वो उससे फिर बहुत सारी निगेटिव चीजें सीख लेते हैं। इसलिए मेरा सवाल आपसे था कि आपकी नजर में क्या सेंसरशिप होनी चाहिए, क्या कोई गाइडलाइंस होनी चाहिए या नहीं? सेंसरशिप गाइडलाइन होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो जाए कि फिर जैसे फिल्मों में पाबंदियां हैं, कई चीजें नहीं दिखा पाते हैं और उसकी सार्थकता खत्म हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए सिगरेट पीने का या शराब पीने का एक है रोल है, कि ऐसा समाज कोई में कैरेक्टर है पीते हैं जी। लोग, ऐसा कैरेक्टर है, तो उसमें कई पाबंदियां होती हैं, ये नहीं करना, वो नहीं करना। फिर सेंसरशिप का मामला ये हो जाता है कि जो भी सरकार में रहता है, जिस प्रकार की सरकार हाँ, होती तो है, उसका उस राजनीतिक। प्रकार से फिर वो होने लगता है, फिर वो दिक्कतें होने लगती हैं। अच्छा, तो हम आगे बढ़ते हैं। एक और बहुत कंट्रोवर्शियल सवाल है नेपोटिज्म का, या कास्टिंग काउच का, या ड्रग्स का। ये तीनों अलग अलग मुद्दे हैं, लेकिन मैं बहुत कंट्रोवर्शियल सवाल आपसे नहीं पूछना चाहूंगा। बस मैं इन तीनों को मिला करके एक सवाल आपसे पूछ लेता हूं, क्योंकि बॉलीवुड में आपको लंबा समय हो गया है। तो आपका जी क्या जी। मानना है कि क्या ये नेपोटिज्म, कास्टिंग काउच और ड्रग्स बॉलीवुड की कड़वी सच्चाई है या नहीं है, और इससे कैसे बचा जाना चाहिए, खासतौर पर जो नए एक्टर्स इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, आउटसाइडर जो हैं वो इंडस्ट्री में आना चाहते हैं। देखिए इस पर, इसलिए मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए जो भी ड्रग्स का मामला है, जो भी जो कुछ है, तो बॉलीवुड भी हमारे समाज का हिस्सा बिल्कुल। है ना? चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, वो हमारे समाज का हिस्सा है ना? तो उतना ही प्रतिशत बॉलीवुड में है जितना समाज में है। अब होता ये है कि जो फिल्मी एक्टर होते हैं, उनको लोग देखना चाहते हैं, उनकी जिंदगी में घुसना चाहते हैं। क्यों? और जब उनकी बात होती है तो टीआरपी भी बढ़ती है लोगों की, तो उसको और थोड़ा बढ़ाया जाता है। लेकिन आप और हम समझते, आप भी जानते होंगे, हम भी जानते होंगे, आप जिस शहर से हैं, जहां भी हैं, उधर भी कई ऐसे लोग होंगे जो ये कर रहे होंगे, बिल्कुल। अच्छा, कास्टिंग काउच है ना? को लेकर आपका क्या मानना है? क्या ये सच्चाई है, या फिर जो है, क्योंकि बाद में मीटू जैसे अभियान भी आ जाते हैं जो बाद में फर्जी भी साबित होते हैं। तो कास्टिंग का, का, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, कास्टिंग काउच होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि वही है, फिर वही बात बोलते हैं हम कि हर जगह अलग अलग प्रकार की चीजें होती हैं, हर जगह समझौते होते हैं, अच्छा, नेपोटिज्म को लेके है आपका ना? क्या मानना है कि आप इश्तियाक खान हैं, पन्ना से आए हैं, दिल्ली से एनएसडी का कोर्स करके आए हैं और बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन पता चल रहा है कि हम्म। करण जौहर टाइप्स या उन किसी भी बड़े प्रोडक्शन हाउस से आप बिल्कुल रोल पे शूट कर रहे हैं, आप फिट बैठ रहे हैं, लेकिन मौका आपको नहीं मिल रहा है। मौका पता चलता है किसी भी दूसरे स्टार किड्स को मिल जाता है। तो मौका मिलना आसान है, या फिर आपको लगता है कि अगर मौका मिल भी गया तो आप अपने आप को साबित कैसे कर पाओगे, सरवाइव कैसे करोगे, लंबे रेस का घोड़ा कैसे बनोगे? जैसे तुषार कपूर एग्जाम्पल है इसके, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल आपको हम्म। मिल जाएंगे। तो इस मामले पर, नेपोटिज्म पर आपका क्या कहना देखिए सीधी सी बात यह है कि अगर मान लीजिए हमारा कोई बिजनेस है ना, है? बिल्कुल। और उस बिजनेस में अगर हमारा बच्चा आना चाहता है, तो हम इसलिए मना नहीं कर देंगे कि भाई देखिए हम हैं इस बिजनेस में, लेकिन अब तुम्हें नहीं आना,
बिल्कुल। तो वो बच्चे के ऊपर जाती हो जाएगी। तो हमारा ये मानना है कि आप कुछ भी कर लें, नेपोटिज्म कुछ भी कर लें, लेकिन इस काम में आखिरी पाला जो है ये देखिए, या मेरी लड़की है, आइए देखिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। अब हम प्रोग्राम के आखिरी नहीं, हिस्से में अगर हैं। अगर 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 ऐसा होता तो हम लोग तो आते ही नहीं, हम लोगों को आना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल, और ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, राजकुमार राव से लेकर के आयुष्मान खुराना से होते हुए हाँ, हाँ आप ना, जैसे लोग हैं, तो हाँ, बहुत से आउटसाइडर्स हाँ। को भी मौका मिलता है। ठीक है, अब हम कार्यक्रम के अगले आखिरी हिस्से में हैं और हमारे साथ आपके फैंस भी जुड़े हुए हैं कुछ ऑडियंस के तौर पर। तो हम एक एक करके आप लोगों के सवाल लेते हैं, संक्षेप में सवाल रखिएगा क्योंकि हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। तो सबसे पहले चलते हैं योगिता के पास। जी। योगिता, आप अपना Good सवाल afternoon, कीजिए। sir. Sir, I want to ask a question that NSD अभी भी बहुत ऐसे कमिंग जनरेशन में भी बहुत बच्चों का ये सपना होता है कि मुझे NSD जाना है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा अपने में ही एक बहुत बहुत बड़ी बात है। तो वहां से एक छोटी सी जगह से आने के बाद वहां से क्रॉस करने, वहां से खुद को इतना सब कुछ सीखने के बाद आपको कैसा लगता है? और अभी आप बॉलीवुड में हैं और अब जब आप देखते हैं कि मैंने इतना स्ट्रगल किया है, तो ऐसी एक मुझे एक्टर ही बनना है, मुझे यही करना है। देखिए, जब आप एनएसडी जैसे संस्था में पहुंच जाते हैं तो आप उस जिस काम के लिए आए हैं उसमें दक्षता हासिल कर लेते हैं, तरह तरह के एक्टिंग स्टाइल सीख लेते हैं, तरह तरह की चीज़ें आपको मिल जाती हैं। विश्व में क्या चल रहा है, विश्व में कौन सी एक्टिंग स्टाइल चल रही है, कौन से एक्टर ने किस स्टाइल से कब कब कौन कौन सा काम किया, आपको सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, प्रैक्टिकल किए जाते हैं। तब जब आप उधर से निकलते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग योद्धा की तरह निकलते हैं जिसके पास सब कुछ लदा हुआ होता है। एक तो जो पहले आपने पूछा वो, तो आप स्ट्रॉन्ग वैसे हो जाते हैं। दूसरा ये, आपके प्रश्न में 3-4 प्रश्न थे। दूसरा ये कि जब हमारा जो काम कि हमें एक्टर ही बनना है, वो कहाँ से मिला? वो ऐसे मिला कि क्योंकि जब आप कोई एक सपना लेके चलते हैं तो सपने में सिर्फ आप नहीं होते हैं, आपके परिवार होता है, आपके दोस्त होते हैं, आपके बहुत से कुछ लोग होते हैं जो आपके सपने में का सही, आपकी बीवी होती है, आपके बहन भाई होते हैं जो आपके सपनों को थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करते रहते हैं आपके सपनों में को साकार करने के लिए। तो वो ताकत बनते हैं आपकी। आप कभी अगर हताश भी हो जाएं, आपको लगे कि यार रुक के चलते हैं, तो आपको, आप सिर्फ क्योंकि सिंगल नहीं होते आप, आपको ये दायित्व महसूस होता है कि भाई हमारे साथ कितने लोग जुड़े हुए। बिल्कुल, अब हम अगला सवाल लेते हैं रौनक राठी का। Good afternoon, sir. Thank you, sir, for giving your most precious time to us. सर, मेरा सवाल ये है कि जो आपका सर फर्स्ट स्टेज शो हुआ था, एक था गधा उर्फ अलादत खां, अलादात का जी। जिसका सर डायरेक्टर थे सर सतीश शर्मा सर। तो उसमें सर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? अरे तुमने तो बहुत पुरानी, ये कहाँ से पता चला तुम्हें? अरे ये सब और ये मीडिया मैंने के स्टूडेंट्स हैं इश्तियाक भाई, कल बहुत रिसर्च करके आते हैं कि आपसे बात अच्छा करना अच्छा है, तो अच्छा। इसीलिए बहुत पुरानी बात छेड़ दी इन्होंने और मुझे लगा है कि आपको अच्छा लगा होगा ये सवाल। हाँ 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 हाँ, बहुत अच्छा। हाँ, तो ये जो पहला स्टेज शो था मेरा, शरद जोशी द्वारा लिखित, और इसका एक्सपीरियंस जो है वो यही था कि क्योंकि हम नुक्कड़ नाटक किया करते थे, अब सतीश शर्मा जी जो है स्टेज शो किया करते थे और उनको डर था कहीं यार ये लड़का कर पाएगा या नहीं। तो एक ऐसा कैरेक्टर था जो 4 लोगों में से एक कैरेक्टर, कोई 3-4 लोग उसके शुभ चिंतक चिंतक नाम से कैरेक्टर थे वो, चिंतक 1, चिंतक 2, चिंतक 3, चिंतक 4। तो ये जो कैरेक्टर था, ये कैरेक्टर करने में अभी भी याद है हमें। एक सीरियल देखा करते थे मुंगेरी लाल का हसीन सपने, मुंगेरी लाल के,
उसमें वो ऐसे ऐसे करके रघुवीर भाई ख्वाबों में जाते थे। तो अब क्योंकि हम छोटे शहर से थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो उसी को उस कैरेक्टर को अपने कैरेक्टराइजेशन किया था हमने, वही कैरेक्टर पकड़ के, और उसमें वो आंख करता है, हमने उसमें कंधा हिलाया था, बस इतना फर्क था। बिल्कुल। तो ऐसे तैयारी की थी उस कैरेक्टर की। जी, और बहुत अच्छा भी रहा आपका हाँ, एक्सपीरियंस। वो बहुत ज्यादा हिट हुआ। इतना हिट हुआ कि कई लोग तो ऐसी बात करने लगे, उधर उधर छोटा शहर है, सब लोग देखने आते हैं, तो पता चला कि टीचर स्कूल गए तो बोले और कैसे हो, तो बड़ा अच्छा लगा ये। हाँ, तो ये अच्छी बात है ना कि आपकी एक्टिंग जो है उन लोगों के सर चढ़कर बोल रही थी, जब वो आपके करेक्टर उससे में घुसकर आपसे बात करने लग जाएं, तो ये बहुत ही आपके लिए मुझे लगता है कॉम्प्लीमेंट की तरह होता है ये। अब हम अगला सवाल कार्तिकेय से लेते हैं। सर मेरा क्वेश्चन तो वही था सर, नेपोटिज्म वाला, जो सर ने आंसर कर लिया। थैंक अच्छा, यू फॉर वो आंसरिंग कंट्रोवर्शियल, मैंने सर। एक साथ ही लेकिन सारे कंट्रोवर्शियल सवाल पूछ लिए और बहुत ही अच्छे से हाँ उन्होंने जवाब भी दिया। सर, मानसी, लेकिन एक हाँ, छोटी सी दरख्वास्त थी सर। बोलिए। जी जी सर आपका एक रोल था सर, चमन चाचा। सर आपने एक हाँ कैमरे पे शूट किया था, तो सर हाँ हम खुद लखनऊ से हैं सर, और सर आपने जो लखनवी अंदाज में 5 बातें बोले हैं सर, अगर कुछ लाइनें सर उसकी हो जाए तो सर बहुत अच्छा अनुभव रहेगा हम लोग का। वो याद तो नहीं है, क्योंकि वो मतलब वो कैरेक्टर नहीं था, किसी के लिए ऑडिशन दिया था मैंने, और उन्होंने क्या किया कि वो ऑडिशन यूट्यूब में डाल दिया था, तो वो देखा होगा आपने। जी तो अगर वो याद नहीं है तो कोई नहीं, जो भी आपका फेवरेट डायलॉग हो, जो भी अच्छा आपको अच्छा, याद हो ठीक किसी भी फिल्म का या टीवी का, वो आप थोड़ा सा हाँ गुनगुना दीजिए या कह दीजिए, ताकि ये हम आपके ठीक है। फैंस को अच्छा लगे। यहाँ कोई माई का लाल हमें पहचान नहीं सकता सर, हम अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और। क्या बात है, बेहतरीन। अब मानसी आपका सवाल लेते हैं। हाँ, पहले तो नमस्कार सर, मैं मानसी सिंह हूँ। नमस्कार जी सर जी। आज ये कहने में बड़ा ही गर्व महसूस होता है कि हम उस हिंदुस्तान की मिट्टी से जन्म लेते हैं जहां आप जैसे कलाकार पैदा होते हैं। अरे शुक्रिया सर हम मिडिल क्लास फैमिली वालों को इंजीनियर, डॉक्टर बनने के सपने दिखाए जाते हैं, जबकि जी जब जी हम बिल्कुल। बात करते हैं कि हम बॉलीवुड जैसे फिल्म में जाना चाहते हैं तो एक अजीब सी डब्बू टॉपिक जैसा हो जाता है, लोग हमें इनकरेज कम करते हैं, फैमिली से सपोर्ट नहीं मिलता है। सर तो मेरा सवाल आपसे है कि जब हम प्रेजेंट की सिचुएशन देखते हैं, जब ड्रग्स मामले सामने आते हैं, नेपोटिज्म जैसे केसेस आते हैं, कास्टिंग काउच आते हैं, तो ऐसे में हम जैसे यूथ बॉलीवुड में कदम कैसे रखें और अपने फैमिली को कैसे कन्विंस करें कि बॉलीवुड एक अच्छी जगह है जहां हम काम कर सकते हैं? देखिए और क्या क्या होता आपने ये है, चैलेंजेस फेस किए थे अपने टाइम में? देखिए जो इंजीनियर है या डॉक्टर है या कुछ भी है, क्योंकि वो लोग, हमारा समाज इनके बहुत करीब होता है, इनकी सफलता देखता है, इनके पास पैसे हैं, इनके पास ये है, अपने बच्चे का या अपने दोस्तों का, लोग यही चाहते हैं ना कि वो सही स्टेब्लिश हो जाएं, स्ट्रगल ना करना पड़े। तो आप जब बीए कर लेते हैं, एमबीए कर लेते हैं, या कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज से आप पास होते हैं, तो आपको एक एक ये मिल जाता है कि हाँ, अब आपको इतने प्रकार की नौकरियां मिल ही जाएंगी, इतने पैसे कमा ही लेंगे आप। लेकिन एक्टिंग में या इस फील्ड में जब आप करते हैं काम, तो कुछ निश्चित नहीं होता है। आप एनएसडी के बाद भी कुछ निश्चित नहीं है कि आप कुछ कमा पाएंगे या नहीं कमा पाएंगे। तो हमारे घर वाले या हमारे दोस्त या समाज का बेसिक पॉइंट कमाने से होता है, बिल्कुल। उनका सपनों से नहीं होता है। हम सपना देख रहे होते हैं, हम एक ऐसा सपना देख रहे होते हैं जिसमें फेल होना 90% का मापदंड है, 10% ऐसा है कि आप पास होगे, इसलिए वो मना करते हैं। अब रहा सवाल कि आप जब कहीं जाते हैं, नेपोटिज्म और ये सब चल रहा होता है, तो देखिए आपको बॉलीवुड इसलिए दिख जाता है क्योंकि उसकी चर्चा बहुत होती है।
आप ही अपनी इसमें देखिए, आप कितनी बार अखबार पढ़ के देखती हैं किसान ने आत्महत्या कर ली, या फलाने व्यक्ति पूरा परिवार सहित। लखनऊ में देखिए, अभी कुछ दिन की पहले की घटना है, एक परिवार ने पूरे साथ ये कि पापा थोड़ा जल्दी धीरे से मारना, ऐसे करके अखबार में आया था। पूरा परिवार जहर खा के मर जाता है, सिर्फ उसका धंधा कुछ और है ना, लेकिन उसकी चर्चा नहीं होती ज्यादा। अब अगर वो पूरा परिवार गुजरा है, आत्महत्या की है, तो उसने अगर वो किस धंधे से था तो पूरा धंधा थोड़ी खराब हो जाएगा। हो सकता है वो इंजीनियर हो और उसने आत्महत्या, तो इंजीनियर थोड़ी खराब हो जाएंगे पूरे। या किसी इंजीनियर ने ड्रग्स ले ली या शराब पी ली तो इंजीनियर कौम थोड़ी पूरी हो जाएगी, या डॉक्टर उसमें। बिल्कुल। आप अगर रोजमर्रा की जिंदगी में देखिए तो एक्टर तो कभी कभार ऐसा होता है, लेकिन रोज आप आज आप देखिए आज कितने लोगों ने आत्महत्या की होगी, कितने लोग पकड़े होंगे बड़े बड़े केस में, कोई बलात्कार में किसी ने हत्या की होगी, किसी ने कुछ। उससे अच्छा है हमारा, ऐसा नहीं होता है इधर। अगर एक होता है तो उसकी चर्चा बहुत होती है, लेकिन जब आप अखबार देखिए या अपने समाज अपने आसपास देखिए तो कितनी घटनाएं ऐसी हो रही हैं तो जो विभत्स हैं वो। तो इसका ये मतलब नहीं है कि पूरा समाज से ही अपन जंगल चले जाए। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आपने कह दी और बहुत अच्छे से समझाया, बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल दे करके। और मुझे लगता है कि हर समाज में, हर प्रोफेशन में अच्छे और बुरे लोग होते हैं, और हर प्रोफेशन में कुछ खूबियां होती हैं, कुछ खामियां होती हैं। हमें खूबियों पे फोकस करना चाहिए, और अगर वो 2-4 लोग गलत करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी इंडस्ट्री खराब है। और ऐसा भी नहीं है कि अगर कुछ लोगों को नेपोटिज्म के थ्रू ब्रेक मिल जाता है तो बाकी बाहर के लोगों को ब्रेक नहीं मिलता है। उनको स्ट्रगल थोड़ा ज्यादा करना पड़ सकता है, लेकिन अगर वो टैलेंटेड हैं तो उनको मौका जरूर मिलेगा, चाहे वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बात हो, चाहे वो इश्तियाक खान की बात हो। तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद इश्तियाक भाई, हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए, हमसे बात करने के लिए, बेबाकी से अपनी राय रखने के लिए। और हम ऐसे ही आपको थिएटर में, टेलीविजन में और फिल्मों में, वेब सीरीज में देखना चाहेंगे, और उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही अपनी एक्टिंग से हम लोगों के दिलों में अपनी गहरी छाप छोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।